मैं हूं आकाश अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएस इंडिया। 80 साल से लगातार लाल किले से सपने दिखाए जाते हैं, चाहे जो सरकार हो। सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीन पे के हालात कुछ और होते हैं। लगातार कई सालों से 2047 का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन सपनों के साथ साथ युवा डिग्री लेकर नौकरी के लिए, मध्यम वर्ग महंगाई को लेकर और आम आदमी भ्रष्टाचार से परेशान नजर आ रहा है। बार बार जीडीपी की बात की जाती है। जीडीपी तो बड़ी रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन जमीन पर आम आदमी की पॉकेट खाली दिखाई देती है। और इस बार लाल किले पर शायद जंतर मंतर का भी असर दिखाई दिया है। इन सभी बातों को लेकर अगर हम देखें तो युवा जो है वो क्या सोचता है और विपक्ष क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, तो बात करते हैं अगस्त की। और इस अगस्त से आगे क्या होने वाला है, क्या देश का नक्शा बदलने वाला है, या वही होगा, वही महंगाई, वही भ्रष्टाचार और वही बेरोजगारी हमारे सर होगी। इन तमाम बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ विपक्षी नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता शकील चौधरी जी मौजूद हैं। इन्हीं से कुछ सवाल लेंगे। चौधरी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि 2047 के ख्वाब दिखाया जाता है, लेकिन लोग वही परेशान नजर आ रहे हैं, नौकरी से परेशान नजर आ रहे हैं, बेरोजगारी से परेशान नजर आ रहे हैं, महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार से परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बदलाव होने वाला है? मोदी जी के जो भाषण है, उन भाषण से क्या देश पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा क्या? आ, पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्यार और स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपने जिस तरह से सवाल किया कि एक लाल किले से देश के प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से अपनी बात रखी, उनका पूरा फोकस उस सपने को बेचने का रहा जो 2047 का सपना है, जो 2047 के सपने को वो लगातार बेच रहे हैं। वो जीडीपी को बढ़ा चढ़ाकर एक प्रबंधन के तरीके से पेश करते हैं। उनकी अपनी एक मीडिया है, उनका एक प्रचार तंत्र है जो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से जनता के बीच में रखता है, मगर वो सच्चाई से परे है। सच्चाई उसका एकदम उल्टा है। आप जानते हैं पिछले 2 साल से 2023, 24, 25 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे इतना शोर हुआ, मगर अभी तक हम वो लोग वहां नहीं पहुंच पाए। आज भी मैं करंट हालात बताऊं, 3.63 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की है। हाँ, तो यही वजह है ना कि 2047 में देश विकसित भारत बन जाएगा। नहीं, वो बात सही है, बन जाएगा। 2047 तक देश विकसित भारत बन जाएगा, समय के साथ बन जाएगा, मगर वो जिस तरह जो नीतियां मोदी सरकार लेकर चल रही है वो 47 नहीं, 57 तक भी नहीं बन पाएगा। इसलिए कि अगर अगर वाकई जिस तरह से सम्मानीय अर्थशास्त्री मनमोहन जी ने क्या नाम जो जिस तरह की इकोनॉमी इनको दिया था, अगर उस ग्रोथ रेट से चली होती तो हमको 2022 में हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई थी। अब ये 2032 में होगी। मैं आपके सामने क्या होता है ना, जिस तरह से लचीले और लच्छेदार भाषणों से मोदी जी आम जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं, वो बात रखना अलग चीज है। और अर्थशास्त्र और इकोनॉमी आंकड़ों से चलती है। आंकड़े क्या कहते हैं, मैं आपको एक आंकड़े पेश करता हूं। 2004 में जब मनमोहन जी को देश मिला था तो 0.7 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, अटल जी ने दिया था। 2.71 की इकोनॉमी 2014 में मनमोहन सिंह ने मोदी जी को दिया। कितना? 3 गुना इंक्रीजमेंट करके दिया, 3 गुना की इंक्रीजमेंट थी। अब 2014 से लेकर 2026 तक में 12 साल में आपकी इंक्रीजमेंट हुई है 3.63, डबल भी नहीं हुई है। आप मुझे बताइए, जो इकोनॉमी आज डबल भी नहीं हुई है, उस इकोनॉमी को आप एक सपने बेचना अलग चीज होता है और सच्चाई का एकदम अलग रूप होता है। और सच्चाई मोदी जी के उन सपनों से बिल्कुल परे है। हमारा जो ग्रोथ रेट था लगातार 2014 से 14 तक का जो ग्रोथ रेट था मनमोहन सिंह जी का, वो 7.5 था। और अभी का जो ग्रोथ रेट है 2014 से लेकर 2026 तक का 5.1 ग्रोथ रेट है। अब इस ग्रोथ रेट से हम इस ग्रोथ रेट से चलेंगे तो 2032 तक 5 ट्रिलियन तो हो जाएंगे। 2047 तक हमारी एक बड़ी आबादी, भारत एक बड़ा 150 करोड़ का देश है, हम एक बड़ी आबादी है। हमारा ग्रोथ रेट 2047 तक हो सकता है 10 ट्रिलियन हो जाए, उसमें कोई तो राय नहीं है।
मगर इससे ये पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ये आयात पर निर्भर इकोनॉमी है। हम डॉलर पे पूरा, हमारा डॉलर का कॉन्सेप्ट है, हम पूरी दुनिया से भर भर कर आयात करते हैं। 900 बिलियन डॉलर के लगभग ऊपर का हमारा हमारा आयात है। हमें हर चीज बाहर से खरीदना पड़ता है। हम भी दूसरे दूसरे क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जिसका एक मोदी जी ने एक संकल्प लिया था कि ग्रोथ रेट 24-25 तक होगा, जो 2014 में मनमोहन जी ने 17 का ग्रोथ रेट दिया था, आज वो 12.5 पे है। नहीं, शुरुआत हो गई ना। अब हम खुद अपने क्या बोलते हैं आयात जो है वो खत्म करेंगे और खुद हम निर्माण करेंगे। इसकी ओपनिंग शुरू हो चुकी है, कई जगह पे इसका उद्घाटन होने लग गया है। सिर्फ उद्घाटन, मैं आपको छोटा सा बात देता हूं, उद्घाटन और सच्चाई में बहुत फर्क है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं आफाक भाई। उत्तर प्रदेश में 2026 में और 2025 और 26 में योगी जी ने 43,90,000 करोड़ का एमओआई साइन किया। ऐसी ऐसी कंपनियों को साइन किया जिन कंपनियों की वैल्यूएशन 100-500 करोड़ नहीं है, वो 5-5, 8-8, 10-10 हजार करोड़ का टेंडर साइन कर रही है गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि एक वॉल्यूम दिखाना था, गोदी मीडिया में एक लंबा प्रचार चलना था। तो कितने का दिखा दिए? 43,70,000 करोड़ रुपए का एमओयू दिखा दिए 2025-26 में, मगर जमीन पे सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। आप मुझे बताइए, 0.35% का निवेश आ रहा है और वादे कुछ और किए जा रहे। तो जो आप कह रहे हो ना मैन्युफैक्चरिंग की, हम देश मैन्युफैक्चरिंग में कमजोर होता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पावर लगातार गिरती जा रही, इसीलिए रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं। आज इतनी भयानक बेरोजगारी है पूरे देश में। आपने अभी जो यूथ प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो नीट की परीक्षा और ये सब की बात नहीं थी। उन युवाओं के अंदर तरह तरह के विरोध था, उनकी बेरोजगारी, फैलता नफरत, बढ़ती महंगाई, इन सब तमाम बातों का क्या नाम गुस्सा भरा हुआ था जो निकल कर जंतर मंतर पर। यही वजह तो थी कि प्रधानमंत्री जी जो कई बार युवाओं का जिक्र किया अपने भाषण में। तो देखिए क्या होता है, एक डर। ये प्रधानमंत्री जो है ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं और ये युवाओं से डरे हुए हैं। तो रीलबाजी से लेकर बार बार युवाओं का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया और एक बहुत ही निराशाजनक भाषण था। वही बातें बार बार दोहराई गई, 47। कहाँ निराशा वाली बात थी, बल्कि उन्होंने तो एआई का कोचिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को एआई की कोचिंग क्लासेस मिलेगी। तो क्या सरकार सिर्फ कोचिंग करते रहेगी बच्चों के साथ, या उन्हें अस्थायी नौकरी भी देगी? ये कौशल विकास योजना के नाम से मोदी सरकार ने 2021-22 से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, मगर जमीनी धरातल पे इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लाखों करोड़ों बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, हजारों बच्चों तक को उसका लाभ नहीं पहुंचता है। तो ये सिर्फ उनके सभी जुमलों की तरह एक जुमला है मोदी जी का, और ये उनकी ये बातें सिर्फ और सिर्फ एक निराशा पैदा करती हैं। देश को एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जरूरत है, देश को बेहतर प्लानिंग के साथ उतरने की जरूरत है, तब जाके युवाओं को बेहतर भविष्य मिल पाएगा, बेहतर नौकरी मिल पाएगा, रोजगार मिल पाएगा। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक देश में बेहतर सोचना ठीक बात नहीं है। लेकिन सरकार तो दावे करती है कि जो है अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी के साथ दौड़ रही है, लेकिन जमीन पर युवा जो है वो नौकरी के लिए दौड़ता भागता और लड़ता झगड़ता लाठियां खाता हुआ नजर आता है। क्या है, देश की, भारत की पूरी इकोनॉमी का जो सर्कुलेट है वो आयात पर निर्भर होता है। अब आयात वाली, अब हम इतनी बड़ी इकोनॉमी हम आयात करते हैं, हम दिन रात चाइना से को गाली देते हैं, चाइना के साथ हमारे हालात अच्छे नहीं है। अरुणाचल में आप देख ही रहे हैं किस तरह से चाइना ने हमारी जमीनें कब्जा रखी हैं। कुछ बात हो जाता है तो हम ऐप बंद करते हैं, हम रील बंद करते हैं, मगर चाइना का लेन देन हमारा, हम विश्व के सबसे बड़े ग्राहक है चाइना के। 9 लाख करोड़ का आयात है हमारा चाइना से और 1,82,000 करोड़ का क्या नाम हमारा निर्यात है चाइना को। बताइए, साल लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ चाइना पर एनुअल हमसे कमाता है। नहीं ठीक है, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो अगर बढ़ेगा तभी हमारा क्या नाम जॉब पैदा होंगे, रोजगार पैदा होंगे। विपक्ष इस पे आरोप लगाता है, उसके पास क्या तरीका है, वो किस तरह से इन तमाम चीजों को संभाल पाएगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला काम मोदी जी को तो एक बेहतरीन अर्थशास्त्री को, जो इनका मिनिस्ट्री में इनको बदलाव की जरूरत है, एक बेहतरीन अर्थशास्त्री को इनको लाना चाहिए जिसके
एडवाइजरी में इनको काम करना चाहिए। मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूं। सुचित भल्ला, अब आप कह देंगे विपक्ष में हम अपोजिशन में हम आरोप लगा रहे, बिल्कुल। सुचित भल्ला इनकी सरकार की काउंसिलिंग बॉडी का एडवाइजर थे। उन्होंने खुद कहा कि आज की इकोनॉमी, आज की भारत की इकोनॉमी का स्वास्थ्य खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नीतियां व्यवस्थित तरीके से नहीं, सुचारू तरीके से नहीं लागू हो पा रही हैं, जिसके कारण हम आपको बताते हैं तीन बड़े कारण, तीन मेजर कारण जो आज हम 2022 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाते, आज हमारे पास 2032 हम 10 साल पीछे चले गए। क्यों? अगर हमने मनमोहन सिंह की नीतियों को अपनाया होता तो 2022 में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए होते, मगर नहीं, हमने नोटबंदी बिना कोई व्यवस्था के सिर्फ और सिर्फ एक अपनी वाहवाही करने के लिए नोटबंदी ले आए, जिसमें हजारों छोटे व्यापार, लाखों करोड़ों छोटे व्यापार खत्म हो गए। वो भयंकर बेरोजगारी वहां से उत्पन्न हुई। हम जीएसटी लाए, जीएसटी को भी हम व्यवस्थित एक अच्छी टीम के द्वारा नहीं लागू कर पाए और बचा कुचा कसर कोरोना ने पूरा कर दिया। इसलिए आज जरूरत है एक अच्छे अर्थशास्त्रियों के चयन से, उनके एडवाइजरी के साथ देश में बेहतरीन नीतियां लाई जाए, जिसमें युवाओं को अच्छे रोजगार उपलब्ध हो, मैन्युफैक्चरिंग हब को पुश किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी होगी, क्योंकि जितने ज्यादा रोजगार मैन्युफैक्चरिंग हब पैदा करता है उतना कहीं नहीं। हम अगर निर्माण नहीं कर पाएंगे तो हमारे युवाओं को नौकरी नहीं दे पाएंगे। आप बार बार नौकरी की और मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करते हैं। अगर सिर्फ ये सरकार का ही नहीं, अगर विपक्षी पार्टियों का अगर देखें, जहां जहां उनके राज्य है वहां भी तो वही हाल है। वहां भी बेरोजगारी दिखाई देती है, वहां भी तमाम लोग जो है वो सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं और रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ सरकार का नहीं, विपक्षी दलों का भी वही हाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके पास तेलंगाना, कर्नाटक में हमारी सरकार है, आप वहां देख लीजिए। तेलंगाना और कर्नाटक का उठाकर देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम में हम भारत के सभी राज्यों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम काम करेंगे, अगर जमीन पे काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, जनहित के लिए काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने एक गुब्बारा बनाया जिसमें कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए। लगभग 19 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ किए। उनको वो तो एक सिस्टम बनाया कि कुछ अपने चहेते उद्योगपतियों को आगे लाकर और उनको प्रमोट किया गया, उनको तरह तरह के टेंडर दिए गए, उनको एक गुब्बारा बनाया गया। इसीलिए रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसीलिए निर्माण का काम उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसीलिए बेरोजगारी पैदा हो रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब लगातार कमजोर होता जा रहा है। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, मित्रों को दिया जा रहा है, कि यही बातें ये सरकार जो अभी सत्ता में है ये भी यही कहती थी कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। लेकिन जब उनकी सरकार आई तो जो विपक्षी भ्रष्टाचार थे वो उनकी पार्टी में आकर वही भ्रष्टाचार वैसे ही लगातार हो रहा है। तो क्या गारंटी है कि आपकी सरकार आने के बाद ये भ्रष्टाचारी वहां से आपकी सरकार में आ जाए और आने के बाद वही लगातार जनता को लूटने का काम चलता रहेगा? या जो दूसरे नेताओं का पार्टी में जाने के लिए, तो जो संघर्ष के दिनों में जो साथ छोड़कर गए हैं उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। और दूसरा आपका जो आरोप है भ्रष्टाचार का, तो देखिए, भ्रष्टाचार का आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। भ्रष्टाचार का कितना आरोप 2011, 12, 13 में हमारी पार्टी पे लगा, मगर क्या होता है, सरकार है तो सरकार का काम है उस पर निगरानी रखना। आज तमाम आरोप लग रहे हैं, मगर मोदी सरकार किसी एकदम कान में तेल डालकर बैठी हुई है। हमारे समय में जो भी आरोप लगे थे, सम्मानीय मनमोहन जी ने सभी आरोपों को पूरी तरह से उस पर एक अकाउंटेबिलिटी ली थी। तमाम आरोप लगे थे, तमाम मंत्रियों के इस्तीफे लिए थे, जेल में डाले थे। ये अलग बात है कि वो सब बाइज्जत बरी हो गए। वो सब एक षड्यंत्र की तरह था, एक षड्यंत्र की साजिश थी, सरकार को बदनाम करने की साजिश थी, और बाद में वो सब के सब कोर्ट में बाइज्जत बरी। इनकी सरकार में वो सब बाइज्जत बरी हुए। इससे पता चलता है कि वो सब आरोप झूठे थे, फर्जी थे, सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश थी। नहीं, ये तो एक कहना ही है। जैसे आप बार बार कहते हैं गोदी मीडिया, मित्र को सारा बिजनेस दिया जा रहा है। यही गोदी मीडिया जब आपकी सरकार आएगी तो आपके लिए काम करेगी और आप खामोशी से इनकी वाहवाही करते रहेंगे। और यही मित्र जो आज बीजेपी के साथ है, कल आपके साथ होगी और आप उनके साथ काम करते हुए दिखाई दोगे। क्या ये फर्क नजर आएगा? क्या उनको सजा मिलेगी? क्या जिन्होंने आप पर, आपके सुप्रीमो पर, उनकी मां पर जो आरोप लगाए हैं, उन स्पष्ट आदेश है। सम्मानीय नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
जो जिसका जिस लायक पात्र होगा। देखिए, उद्योगपतियों से हमारा कोई विरोध नहीं है। उद्योगपति देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उद्योगपति वो जो देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, वो नहीं जो सत्ता के इशारे से, सत्ता में बैठे लोगों के इशारे से और सत्ता में बैठे लोगों के सहयोग से लूट रहे हैं, उनका नहीं। जो उद्योगपति देश के हित में, देश के विकास में, रोजगार में हर तरह का योगदान दे रहे हैं, उनको पूरी सहयोग और साथ लेके चला जाएगा। उद्योगपतियों से किसी से कोई बैर नहीं है। पर जो दूसरा आप ये कह रहे हो कि गोदी मीडिया पिछले यही मीडिया थी, हमारी सरकार थी, हमसे बाकायदा 24 आवर सवाल करते थे और हमारे लोग जवाब देते थे। एक जवाबदेही थी सरकार की, वही जवाबदेही आगे भविष्य में भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि झूठे जुमले वादों पे सरकार चले। जनता ने जिस तरह से इनको मौका दिया है, ये पूरी तरह से फेल है। सिर्फ निराशाजनक बातें किया गया है और पूरा हताशा है। इससे साबित होता है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। नहीं, ये सारे रास्ते दिखाने वाले तो खुद कांग्रेस ही है ना। कांग्रेस पार्टी ने ही रास्ता दिखाया। कांग्रेस पार्टी ने ही तो ईवीएम मशीन लाई है। कांग्रेस पार्टी ने ही तो इन्होंने ईसी का दिखाया है। ये कांग्रेस पार्टी जो कई ऐसे रास्ते सरकार को दिखाई है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने कुछ इस्तेमाल किया, ये पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हमने, देखिए, ईवीएम, एक बड़ी आबादी को ईवीएम की जरूरत होती है, मगर बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के इस दौर में ईवीएम का दुरुपयोग होगा ये नहीं पता था। और इसका दुरुपयोग बीजेपी मौजूदा सरकार कर रही है, पूरी तरह से कर रही है। ये आज ये ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, इसी के सहारे इनकी सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री खुद कहती है कि जब कांग्रेस इसका इस्तेमाल करी थी तब कुछ नहीं, अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो कौन सा बुरा किया। हमने इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से और तरक्की के हिसाब से हमने इसका इस्तेमाल किया था। हमने इसका मिसयूज नहीं किया था। हमने कहीं ईवीएम को टेम्पर नहीं किया था। ईवीएम में कहीं हमने वोट बढ़ोतरी के लिए काम नहीं किया था। हमने ईवीएम को सिर्फ समय की बचत के लिए इस्तेमाल किया था। टेक्नोलॉजी का दौर था, दुनिया के बहुत सारे देश इसमें शामिल हो रहे थे, तो हम भी इसलिए ईवीएम को अडॉप्ट किया गया था। मगर बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के इस दौर में ईवीएम का दुरुपयोग करने का काम जो इस मौजूदा सरकार ने किया है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। चलिए वापस दिल्ली के लाल किले पर पहुंचते हैं और प्रधान जी के भाषण को लेकर फिर से हम बहस करते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो बार बार ये जता रहा था कि प्रधानमंत्री को अभी भी चिंता खाई जा रही है, परेशानी खाई जा रही है। उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, क्या हुआ, जब से वो नीट का पेपर लीक हुआ है, सरकार पूरी तरह से हताशा है। सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से विफल है। सम्माननीय नेता विपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के कार्यक्रम किए, लाखों की आई भीड़ ने सरकार की नींद खराब करके रखा। लेकिन वो तो जंतर मंतर पे दिखाई नहीं दिए ना। अरे तो जरूरी नहीं है जंतर मंतर पर जाकर ही किसी युवाओं का सपोर्ट करना। प्रधानमंत्री जी के हाउस का घेराव, लगातार विपक्ष हाउस के अंदर लगातार आवाज उठाना, उसके बाद छात्रों को गूंज के कार्यक्रम छात्रों के बीच में जाके करना, हमारा पूरा सपोर्ट था उन छात्रों को जो छात्र बैठे हुए थे आंदोलन में। और आगे भी छात्रों की हर वाजिब आवाज को और हर वाजिब हक को, हर वाजिब मांग के लिए कांग्रेस पार्टी, सम्माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हमारी मुंबई अध्यक्ष सम्माननीय वर्षा गायकवाड़ जी, हम लोग हमेशा अपनी आवाज उन छात्रों की आवाज के साथ बुलंद करते रहेंगे और इस सरकार को इसके नकारेपन का इसको एहसास कराते रहेंगे कि इस आम जनमानस के लिए काम करिए, अपने दोस्तों मित्रों के लिए काम ना करिए, आम जनता के लिए काम करिए और भारत की बेहतर के लिए काम करिए। देखिए क्या है, अभी उनके हताशा का, मोदी जी के हताशा का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वो युवाओं को, आंदोलन करने वालों को, अपनी आवाज उठाने वालों को वो दिमागी नक्सल का नाम दिए। आप इससे पता चलिए प्रधानमंत्री कितने हताशा हैं। अरे, हर लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार होता है आंदोलन करना, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखना, विरोध जताना, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। मगर अगर उन्हीं आंदोलनकारियों को, अपनी बात रखने वाले छात्रों को अगर नक्सली मानसिकता का कहेंगे तो इससे पता चलता है कि सबसे सम्माननीय मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर का दिमागी संतुलन क्या है और उनके दिमाग में किस तरह से हताशा है, इससे पता चलता है, जिससे वो आंदोलनकारियों को नक्सली मानसिकता कहते हैं। लाल किले से यह भी कहा गया था, हमेशा कहा जाता है महिलाओं का सम्मान, क्या सम्मान जंतर मंतर पे दिखाई दिया? क्या
महिलाओं का सम्मान, जो सड़कों पर उतरे थे उनके साथ वो सम्मान दिखाई दिया क्या? अफाक भाई, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप जानते हैं इससे बड़ा आंदोलन 2011, 12, 13 में हुआ था। लाखों की भीड़, ये तो कुछ हजार बच्चे थे, लाखों की भीड़ दिल्ली आए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बता दें, किसी एक बच्चे के साथ, एक आए हुए क्या नाम आंदोलन में आंदोलनकारी के साथ या आए हुए उस आंदोलन में एक किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। मगर जंतर मंतर पे हुए कार्यक्रम में जिस तरह से अमित शाह की पुलिस ने, जिस तरह से गृह मंत्री की जानकारी के बिना या जानकारी के साथ या उनके आदेश पे या उनके आदेश के बिना, यह सवाल है, यह उनके आदेश से हुआ या उनके आदेश से बिना हुआ, इसका जवाब उनको देना चाहिए। जो दुर्व्यवहार हुआ, पायलट गन चला, कील लगे हुए, डंडे चले, और जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो ऑन कैमरा कहने में भी, शब्दों में जबान नहीं साथ दे रही है, ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार हुआ हमारी बहन बेटियों के साथ, वो एक किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस पे उनको जवाब देना चाहिए। सम्मानीय नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने यही कहा था कि आप इसका जवाब दीजिए हाउस में आके कि आपकी जानकारी में हुआ, आपकी जानकारी के बिना हुआ, ये कैसे हुआ। इतना बड़ा अगर कार्रवाई पुलिस ने किया, जो पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है, उस पुलिस ने किसके आदेश पे ये कार्रवाई किया, इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहिए। आप देने नहीं देते हो, आप तो उनको सदन में ही नहीं आने दे रहे हो, इतना आप हल्ला मचाते हो। खैर, अगला सवाल मेरा ये है कि आप बार बार उंगली उठाते हैं कि अपने मित्र को 1 रुपए में जमीन दे दी, 1 रुपए में जमीन दे दी। अरे इससे रोजगार बढ़ेगा ना, जब कारोबार बढ़ेगा, यहाँ बिजनेस आएगा, तभी तो नौकरियां बढ़ेगी, इंडस्ट्रियां बनेगी तो ही तो नौकरियां बढ़ेगी। वो तमाम जमीन गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, तमाम ऐसी जमीनें अडानी को दी गई हैं। अडानी आज देश के नहीं, दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैनों में गिने जाते हैं। मगर मुझे बताइए वो क्या एम्प्लॉयमेंट देते हैं, क्या नौकरी उनके द्वारा दी जाती है। वो एक गुब्बारा है जिसको सरकार और मोदी जी द्वारा लाभ पहुंचाकर भरा गया है, जिससे जिससे ये पता चलता है कि ये गुब्बारा फूटा तो पूरा का पूरा इनका अपनी व्यवस्था चरमरा जाएगी। अगर ये वाकई रोजगार उत्पन्न करने वाली फर्म होती है, रोजगार उत्पन्न करने जैसा इनका काम होता है, उस तरह का ये वो वहां जाकर कंपनियां लगाते तो बिल्कुल उसका सहयोग किया जाता। मगर अडानी जी का सारा जो कारोबार है, सारा का सारा जो बिजनेस का क्या नाम फंडा है, वो एक गुब्बारा है, और उस गुब्बारे में एक आखिरी कील जिस दिन गई उस दिन वो फूट जाएगा, और उसी दिन ये सरकार और ये उद्योगपति दोनों धराशायी हो जाएंगे। यही विपक्ष की कमी है कि उसे घी हजम नहीं होता। देखिए, धारावी को अडानी जी को दिया गया, धारावी में एक विकसित धारावी बनने वाली है और बेहतरीन घर धारावी को मिलने वाला है। अडानी जी को धारावी का टेंडर दिया। धारावी एशिया की सबसे बड़ी, सबसे लार्ज स्लम एरिया है। आप जानते हैं, आप धारावी के निवासी हैं, मैं भी धारावी का निवासी हूं। ऐसा कौन सा स्लम बसाने का क्या नाम एक्सपीरियंस था अडानी को, जो सारे नियमों को ताक पर रख के अडानी को टेंडर दे दिया गया? मुझे आप बताइए कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस था? नहीं, मगर ये टेंडर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए सरकार की मित्रता के नाते अडानी को दिया गया। बाकी अडानी जी के पास ऐसा कोई भी अनुभव नहीं था जिससे इतना कठिन और इतना घनिष्ठ आबादी को बसाने का उनको अनुभव हो कि उनको दे दिया जाए, वो बेहतरीन तरीके से लोगों को बसा के दे दिया जाए और एक विकसित बड़ा शहर धारावी बन जाएगा। हम टेंडर के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ वेंडर के खिलाफ हैं, जो टेंडर के प्रक्रिया है उसके खिलाफ हैं। हम आज कहते हैं अडानी करे विकास, हम अडानी के विकास के साथ खड़े होंगे। हमारी जो मांगे हैं, सम्मानीय वर्षाताई गायकवाड़ जी, सम्मानीय मुंबई के जो भी क्या नाम धरावी वासी हैं, धारावी के क्या नाम जो रहवासी हैं, उनके जो सवाल हैं उनको सुन लिया जाए। उनको कितना फुट माल दिया जाएगा, कहां पर माल दिया जाएगा, क्या पात्रता की स्लिप है, क्या पात्रता की लिस्ट है, सब वो बता दिया जाए। करे विकास कौन रोक रहा है? मगर नहीं, सबको अंधेरे में रख के काम कर रहे हैं। पुलिस पहुंच जाती है औरतों को घरों से निकालकर, उनका घर गुंडों से रखकर तुड़वा कर, और धराई वासियों को निकाला जा रहा है, घर खाली कराया जा रहा है। इसके हम खिलाफ हैं। मैंने कहा, आपसे बार बार कहा कि अडानी जी को ऐसे घनिष्ठ और लार्ज स्लम बसाने का कोई अनुभव नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है आपके सामने, आपने भी रिपोर्टिंग किया होगा, मेघवाड़ी में गुंडों को रखकर घरों में से निकाला गया, ये अनुभव है उनके पास, और लोगों के घरों के सामान रोड पे फेंक दिए गए, लोग वहां बेघर हो गए। तो हम लोगों को बेघर करने के लिए कैसे सपोर्ट कर दें? नहीं, इसीलिए विकास है ना। ये कैसे विकास हुआ? ये तो धराई वासियों का विनाश हो गया और धराई वासियों का शोषण हो गया, और इस शोषण को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इस शोषण को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात चल रही थी जीडीपी की, अर्थव्यवस्था की, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो बड़ी तेजी से दौड़ रही है, जो वह आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर दिखाई तो नहीं दे रहा है कि हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं या वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि युवा हाथों में डिग्रियां लेकर दौड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। एक नौकरी के लिए 100 वैकेंसी होती है, लेकिन लाखों युवा वहां पहुंच जाते हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं होती, पेपर लीक हो जाता है। चाहे वो हर किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाकर देखें, वहां युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी चरम पर होती जा रही है। तो क्या इसी तरह हमारी जीडीपी बढ़ रही है? क्या यही बढ़ने का अगर पैमाना है, तो फिर आगे देखना यह है कि 2047 तक भारत किस दिशा में जाएगा, किस शक्ल में होगा और कहां पर जाएगा। क्या धर्म की राजनीति में डूबता हुआ दिखाई देगा, या युवाओं की राजनीति में डूबता हुआ दिखाई देगा, या जंजी ऐसे लोगों को कुर्सी से हटा फेंकेंगे? ये देखना है आगे आने वाले दिनों में कि जितने भी भाषण में मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त को, क्या वो बातें जमीन पर दिखाई देती है, या हर साल की तरह वो बातें भी हवा हवाई हो जाती हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन।